वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान के मामले पर इंटरव्यू दिया है और अमेरिका को अड्डे फराहम ना करने के हवाले से बात की है, डॉक्टर साहब आपके तासुरात जानना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब के इस इक़दाम बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की है। इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की और ये बात वहाँ से चली जब ये बात पेंटागन की तरफ से की गई कि जी हम अफ़गानिस्तान के आसपास के ममालिक में अड्डे ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से पहले भी कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने इसको खुल के बतौर वज़ीर आज़म कह दिया। बाकी जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे उज़्बेकिस्तान या बाकी मुल्कों में क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि चाइना और रशिया वहाँ पे अमेरिकन प्रेजेंस नहीं होने देगा। लेकिन मेरे लिए ये बात भी उसके साथ बड़ी अजब सी है कि इस दौरान मशरिक़ वुस्ता से अमेरिका अपने एसेट्स जो हैं, अपने मिलिट्री एसेट्स को मूव कर रहा है। तो ये बात मेरे लिए, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है और फिर आज मशरिक़ वुस्ता के अखबारात ने भी, जिसको अरब ममालिक के ही अखबारात ने इसको लिखा भी है, ये बात कुछ अजब सी है कि फिर वहाँ पे कैसे अमन माहदे तो कहीं हुए भी नहीं हैं इस वक्त तक। तो अमन माहदों के बगैर, चाहे अफगानिस्तान हो या यमन हो, तो अमेरिका अगर पीछे हटता है तो फिर तो एक बड़ी, यहाँ पे बड़ी जंग का खतरा है। मेरा ख्याल है कि देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इंतखाबात दरमियान में मुझे नहीं पता कि ये किसने मशवरा दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इस वक्त छेड़ दी जाएं। इलेक्शंस में तो अभी 2 साल हैं जी, और मुझे आज इससे पहले जो 2 इलेक्शंस की अगर हम बात करें, एक 2013 का इलेक्शन, उसमें एक इंक आई थी जी, एक ख़ास किस्म की स्याही मंगवाई गई थी जब फ़खरुद्दीन इब्राहिम साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने इतराज़ किया था और धरने हुए थे, और उसके बाद जब डब्बे खुले थे तो उसमें स्याही गायब हो गई थी। कई आपको पता है ना, बहुत सारे लोग तो 5-5 उंगलियों से वो ऐसे लगाते हैं ठप्पे, एक की जगह 5 उंगलियां, अगर उनकी 10 हो तो 10, तो वो जो है वो स्याही गायब हो गई थी। अच्छा, वो जब खरीदी गई थी, मुझे आज तक नहीं पता कि उसका ऑर्डर किसने दिया था, वो कहाँ से आई थी और उसमें कितनी कमाई हुई। पैसा खाया गया होगा ना, अरबों खरबों खाया गया होगा उसमें। वो बहरहाल स्याही जनाब वो गायब हो गई। डब्बे खुले तो डब्बों में वो खाली जो है वो कूड़ा करकट भरा हुआ था। उसके बाद ये दूसरा जो अभी इलेक्शन हुआ है, इसमें कौन सी मशीन थी? आरटीएस। मुझे नहीं पता ये आरटीएस क्या भला है। ये कोई छोटा कंप्यूटर है, कुछ सुपर कंप्यूटर है, कुछ सैटेलाइट है? किसी ने आरटीएस की शक्ल देखी हो तो बराए करम जरा आगाह करें कि आरटीएस क्या है। मतलब कहीं रखी होगी ना कोई आरटीएस नामी मशीन, किसी दफ्तर में होगी, किसी जो है वो इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर। ये आरटीएस क्या था? वो कुछ था ना, बस था। उस आरटीएस ने इलेक्शन करा दिया, इलेक्शन हो गया। सही था, गलत था, क्या था? वो आरटीएस, बड़ा शोर शराबा हुआ। नहीं, आरटीएस की रोनुमाई नहीं हुई। अवाम के सामने कहता है ना कि ये आरटीएस नामी एक खूबसूरत सा तोहफा है, तो उसकी कोई रिबन कटिंग होती है। आरटीएस किसी को नहीं पता आरटीएस क्या है, क्या भला है। अब जनाब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में किसी की दिलचस्पी है, खान साहब की तो नहीं है। खान साहब तो फेयर हो जाए इलेक्शन, और दूसरी पार्टियों में यकीनन ये चाहती होंगी, उनके रहनुमा भी ये चाहते होंगे। मगर मसला ये है कि अच्छा, वो कहते दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, दुनिया भर में वो इंक इस्तेमाल होती है, दुनिया भर में वो आरटीएस इस्तेमाल होता है, हर दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक। भाई आरटीएस क्या मट्टी के तेल से चलता था? वो भी इलेक्ट्रॉनिक ही था। वो क्या सुई गैस से चलता था? भाई ये आ जाएगा तो ये क्या काम दिखा देगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें क्या काम दिखा देंगी, ऐसा काम जो आरटीएस ने। इसलिए बराए करम लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं, सीधी सीधी बात करें कि ये वैक्सीनेशन कहाँ गई है, जो फैसल सुल्तान साहब कह रहे हैं कि मुल्क में मौजूद है लेकिन सेंटरों से गायब हो गई है। ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। दूसरी बात ये बताएं कि इमरान खान साहब बुलाएं अपनी माशी टीम को और उनसे पूछें कि भाइयों ये आईएमएफ के साथ मामला कब तय हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अगले हफ्ते बिजली का बहरान पैदा होने जा रहा है मुल्क में। ऐसा तो नहीं कि वो गैस का बहरान फिर पैदा होने जा रहा है दोबारा, वो कादिर पावर प्लांट जो है या वहाँ पे वो बंद कर रहे हैं मुरम्मत के लिए, तो उसके नतीजे में दोबारा एलएनजी का क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। और ऐसा तो नहीं कि ये
तरबेला के अंदर पानी की सतह कम हो रही है। ये जो इश्यूज आ रहे हैं ना, फौरी तौर पे इनको 2-3 इश्यूज को जरा डील करें। इलेक्शन से पहले हम भुगत लेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें और ये सुपर कंप्यूटर और खुदा जाने क्या होगा, ये उसका वक्त नहीं है। तो ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं लोगों को, ना हुकूमत लगाए और ना अपोजिशन लगाए। अवाम के इश्यूज बिल्कुल अलग हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये सबसे देखें, IMF के साथ मैंने कल भी बात की थी ना कि शौकत तरीन साहब और वकार मसूद और बाकी लोग जो बात संजीदगी से बात करके वो पीछे हट गए हैं कि हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि IMF को हम कायल करें इस बात पे कि बिजली के बिल आपने नहीं बढ़ाने और आपकी जो शराइतें हमें मंजूर नहीं है। वो इशू है। अब दरमियान में ये इंतखाबी इस्लाहात, कभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, कभी वो मार कुटाई हो रही है, कभी, और ये कैसे खत्म हुई है? ये मैंने कल लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, कंपल्सिव इंटरवेंशन। कंपल्सिव इंटरवेंशन हुई है और उसके बाद ये, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहां से सारी जो भी ये आपकी पार्लियामेंट की तस्वीरें लोगों की, और इसमें वुज़रा और अपोजिशन के साबिक वुज़रा आज़म भी हैं इस पार्लियामेंट में, वफाकी वजीर भी हैं, साबिका मौजूदा, वो जनाब यहां से दुनिया भर के सफारत खानों में रिपोर्टें जारी थी कि ये पाकिस्तान की सियासी हालात पाकिस्तान की ये हैं। तो मैं जो वो बात बार बार कह रहा हूं ना कि बात किससे करें, वो बाहर के मुल्क पूछ रहे हैं ना कि बात किससे करें। वो अपोजिशन कह रही है हम इनको नहीं मानते, वो कह रहे हैं यहां से कानून लाए बगैर पास हो गया, अच्छा ये नहीं है, फलां नहीं है। तो वो एक मामला ऐसा है जो रियासत के लिए बिल्कुल अब, और आज शेख रशीद साहब जो हैं, अब आप देख रहे हैं शेख रशीद साहब कितनी संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं आजकल जी, पहले भी करते थे, उनको अंदाजा है हालात का। आपने देखा काफी दिनों से वो बड़ी संजीदा, उनका जो लबो लहजा है बड़ा संजीदा है, वो मामलात को समझ रहे हैं। और आज उन्होंने जो बात की है अफगानिस्तान के हवाले से और बाकी हवालों से, वो बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये जो खत्ते के मामलात, यहां तो लोगों ने ये अभी थोड़े दिन आपसे बस कहते हैं चंद रोज, और ये आप देखें ये सूरत हाल जो है ना अच्छे नहीं है खत्ते के हालात, जो मैं बार बार बात कह रहा हूं। और मैं आपको दूसरी बात ये भी बताऊं कि अफगानिस्तान के अंदर जो शेख रशीद साहब ने ये तो बात कर ली कि वहां पे खाना जंगी हो सकती है, और जाहिर है हम सबको पता है अगर वहां पे बहुत बड़ा 50 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तालिबान के पास चले गए हैं और बड़ी तादाद में वहां पे। अच्छा, अब एक बात इसमें और है, शाह महमूद कुरैशी साहब जरा अवाम को एतमाद में लें, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी अवाम को एतमाद में लें, क्योंकि मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि अगर आप अवाम को एतमाद में नहीं लेंगे तो उससे नुकसान रियासत का होगा। आप अवाम को जरा बताएं कि ये तुर्की के अंदर क्यों नहीं मुज़ाकरात आगे हो पा रहे, क्या वजह है कि तुर्की, उसकी वजह ये है, देखें एक डेलीगेशन यहां से पहुंच गया है और आज या कल जा रहा है तालिबान का, दोहा में बैठा है, और अशरफ गनी की हुकूमत के कोई नुमाइंदे अब्दुल्ला होंगे गालिबन, और साथ हामिद करजई, वो दोहा कतर जा रहे हैं दोबारा। डेडलॉक तुर्की में पैदा हो गया। तुर्की हमारा ब्रादर मुल्क है और बड़ा जबरदस्त उसका असर है अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं उन्होंने फिर बयान जारी किया है कि हम नेटो, उन्होंने तुर्की की बहुत तारीफ की, हमारा ब्रादर मुल्क है, उन्होंने कहा कि हम यहां पर फौजें किसी नेटो के मुल्क की नहीं रहने देंगे काबुल एयरपोर्ट पे। तो ये जो बयान जारी हुआ है अमेरिका की तरफ से उनकी बाइडन और तैयब एर्दोगन साहब की मुलाकात के बाद, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। जो पस मंजर में वो बात कर रहे हैं तालिबान, वो ये बात कर रहे हैं कि जी रशीद दोस्तम को हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे जो तुर्की चले गए थे, और रशीद दोस्तम जो हैं उनका ताल्लुक शुमाली इत्तेहाद से था, और उसके बाद जब अफगानिस्तान में अमेरिकन्स आए तो दिसंबर 2001 में वहां पे बड़ा कत्लेआम हुआ, और वहां पे एक कुंदूज से एक शबरगान के इलाके में गालिबन एक जेल में लेके जा रहे थे बहुत सारे हजारों की तादाद में। तो वहां पे जो जनरल रशीद दोस्तम पे इल्ज़ाम लगता है कि उनके जो उनके साथी थे उन्होंने वहां पे कत्लेआम किया तालिबान का। ये इल्ज़ाम जो है ये मगरबी मीडिया भी लगा, मगरबी उनकी जो बाहर की एजेंसी, एनीवे वही कहते हैं कि जी ये झुकाव मुख्तलिफ मुल्कों का, मुख्तलिफ
शख्सियात की तरफ है। और क्योंकि हुआ ये ना कि वो जो है वो काफ़ी अरसा रशीद दोस्तम साहब ने फिर तुर्की में गुजारा है, तो उनको तालिबान को कई ख्याल है कि तुर्की की तरफ इनको झुकाव है, तो वहाँ पर हम साथ किसी सूरत में हम फाइनल बात मानी करेंगे, फिर दुआ आ रहे हैं। तुर्की का ऐसा कोई इरादा लगता नहीं है, तुर्की तो बिठाना चाह रहा है सबको, लेकिन तालिबान ये कह रहे हैं। तो अब दोनों नुक्ते नज़र हमारे सामने आनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि मसला क्यों अटक गया बीच में जाके। तीसरी बात यह है कि बराह करम ज़रा ये भी बता दें कि अगले हफ्ते, देखिए नहीं बताएंगे ना लोगों को, इन बातों की चवन्नी हैसियत नहीं रहेगी। जो भी बातें अवाम से छुप के होंगी उनकी अवाम के सामने 0/0/0 हैसियत होगी। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की क्या अजीत डोवाल से मुलाकात हो रही है अगले हफ्ते? अगर हो रही है तो हमें बता दें कि उसका एजेंडा क्या है, और नहीं हो रही तो इसकी तरदीद कर दें, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि देखिए होता यह कि वो आपको पता चलता है, जनाब यूएई के सफीर वाशिंगटन में बताते हैं कि जी 2000 ये तो किस दौर से, वो अपना शायद तकान अब्बासी के दौर से मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ये जो अब देखिए ना, ये अब एबीपी की खबर है, ये खबर कहां चल रही है पाकिस्तान, एबीपी की सरकारी खबर से एजेंसी बता रही है कि डॉक्टर मोई टू अटेंड एससीओ मीटिंग इन दोशंबे, नो इंटरेक्शन प्लान विद इंडियन काउंटर पार्ट। लेकिन जो व्योम उनका वो इंडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि एक्सक्लूसिव ये है कि पाकिस्तान एंड इंडिया NSA टू बी इन दोशंबे नेक्स्ट वीक फॉर, तो क्या मीटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये बातें बाद में पता चलती हैं तो उसके नतीजे में गलत फहमियां पैदा होती हैं। अच्छा, अब तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये कि ये तुर्की के अंदर मुज़ाकरात क्यों फाइनल, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम, क्यों नहीं हो पा रही समिट तालिबान की? क्या कोई इख्तलाफ है? किस बात पे इख्तलाफ है? तालिबान क्या बात कर रहे हैं और क्यों? तो हमें इसमें लोगों को इत्तेमाद में लेना चाहिए, हुकूमत को भी और मुख्तलिफ जो अहम उहदों पे बैठी शख्सियात हैं, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों या वजीर खारजा हों, कि क्या इसमें क्या कोई रशीद दोस्तम साहब के हवाले से कोई इशू तालिबान का खड़ा हो गया है या कोई और इशू है? क्या इशू है? समिट क्यों नहीं हो रही? एक बात तो, दो बातें तो ये हो गई। तीसरी जो बात है वो ये है कि देखें एक नया बहरान पैदा हो रहा है खत्ते में, और वो बहरान ये है कि 2 तारीख को, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि 2 तारीख को इस माह की जनरल ऑस्टिन लॉयड की गुफ्तगू हुई सऊदी वली अहद से, और उसमें उन्होंने कहा कि सैकड़ों फौजी एयरक्राफ्ट्स और एंटी मिसाइल बैटरीज मशरिक वुस्ता से वो वापस मंगवा रहे हैं। अच्छा, उसमें लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि इसमें 8 पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी वापस बुलवा रहे हैं, और जो ताड THAAD, ठीक है, जो कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेटेस्ट, उसको भी वापस बुला रहे हैं। टर्मिनल हाई डिफेंस सिस्टम जो होता है उसको भी वापस बुलवाया जा रहा है। अच्छा, जो नेशनल न्यूज़पेपर है गालिबन उसने भी, जो कि मिडिल ईस्ट से यूएई से आता है, पब्लिश होता है, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि पेंटागन कंफर्म्स रिमूवल ऑफ ट्रूप्स एंड एयर डिफेंस एसेट्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, कुवैत से, ठीक है, ताड, ये अब पैट्रियट को, ये पैट्रियट की वजह से ये हुतीस के हमले रुके हुए हैं। इन हालात में अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं कि